हेलो दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रीय आयोजन पे आ गए हैं। दूसरा लेक्चर है ये और इसमें लगभग 15 से 18 लेक्चर रहेंगे। और ये 15 से 18 लेक्चर ऐसा नहीं है कि आपको एक-एक दिन में मिलेगा। एक-एक दिन में आपको 2-2, 3-3 लेक्चर भी मिल सकते हैं। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, परीक्षा के पहले आपका सारा मामला क्लियर रहेगा। और सारा मामला ऐसा क्लियर नहीं रहेगा कि केवल प्यारी मैगज़ीन, इसमें घटना चक्र से भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो संलग्न की जाएँगी, इसमें घटनासार से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो संलग्न की जाएँगी। इसके अलावा जो भी मैगज़ीन आप लोग पढ़ते हो, उन सारी मैगज़ीन का कलेक्शन इसमें रहेगा, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं। बायो इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में 2 से 14 सितंबर के बीच में। तो बायो इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन हो गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बायो राइड योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। अब बायो राइड योजना क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें थोड़ा राइड का फुल फॉर्म देख लेना, रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पे डी का कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो बायो राइड योजना किसके लिए है? जब प्रौद्योगिकी विभाग की जो 2 योजनाएं थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली और इंडस्ट्रियल एंड जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट है, उस योजना को इसमें विलय कर दिया गया और ये बायो राइड योजना बना दी गई, ठीक है। तो कुल मिला के बायो राइड योजना बायो मैन्युफैक्चरिंग का विकास करने के लिए और बायोटेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए लाई गई है। इसमें अब बायो ई3 नीति थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए कि बायो ई3 में ई3 क्या है, कौन से ई3 इसमें शामिल है? इकोनॉमी यस, इन्वायरमेंट यस, एम्प्लॉयमेंट यस, ठीक। तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 ई3 के घटक हैं बायो ई3 के, ठीक। अब 6 व्यापक फोकस क्षेत्र हैं, तो ऐसी चीज़ें बनेगी नहीं एग्जाम में, अगर बनेंगी तो ऑल ऑफ द एबव उसका जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ? पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन, ठीक। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक। कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। 11 से 12 दिसंबर 2024 को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन, ठीक। तो 11 से 12 दिसंबर 2024 को, ठीक। तो हम लोगों ने 9 दिसंबर को संविधान की बैठक की। 9 दिसंबर को संविधान की बैठक के बाद हम लोग कहाँ पे निकल गए? संविधान पढ़ने के लिए वर्ल्ड टूर पे निकल गए, ठीक। कब निकल गए वर्ल्ड टूर पे? 11 से 12 दिसंबर को, ठीक। तो पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन, क्योंकि संविधान हमारा क्या है? हमारी धरोहर है। तो समुद्र में हम लोग अपने अतीत को देखने चले गए। 76वां गणतंत्र दिवस देख लो। अगर 76वां गणतंत्र दिवस, अब गणतंत्र दिवस की डेट तो आपको याद कराने की ज़रूरत है नहीं। मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक। तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। संविधान दिवस की थीम क्या थी? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अब 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां इसमें शामिल की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ 2025 का चित्रण किया था। अब इसमें कुछ गतिविधियां पहली बार हुई थी जिनको अपन को देखना है। तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकियां पहली बार संयुक्त झांकी निकली थी। प्रलय मिसाइल को पहली बार दिखाया गया था। जो हवाई जो अपनी जो एयरफोर्स है वो जो प्रदर्शन करती है, उसमें पहली बार उसने प्रलय मिसाइल को दिखाया गया, ठीक। कैप्टन डिम्पल भाटी मोटरसाइकिल पर 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सलामी देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी। तो इनका नाम आपको अपनी परीक्षा के लिए याद रखना है। इंडोनेशिया की 352 सदस्यीय सैन्य व बैंड टुकड़ी ने पहली बार भाग लिया। तो इंडोनेशिया ने पहली बार भाग लिया क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वायुसेना। वायुसेना ने शिव त्रिशूल का जो चित्र बनाया, शिव के त्रिशूल का चित्र बनाया, 3 सुखोई विमानों से बनाया। इस तरीके से शिव के त्रिशूल का चित्र बना दिया। अमृत फॉर्मेशन 5 जगुआर विमानों ने बनाया था। बजरंग फॉर्मेशन राफेल विमान द्वारा बनाया गया था। भीम फॉर्मेशन, इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 विमान हैं, अलग अलग विमान हैं, अलग अलग संख्या है। तो यहाँ पर इन 3 के बारे में आप याद रख लो। 3 सुखोई विमान, सुखोई 30, 5 जगुआर विमान और राफेल विमान, इनके द्वारा जो फॉर्मेशन है इनको आप याद रख लो। अब गणतंत्र दिवस की झांकी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 को स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को पहला स्थान मिला। त्रिपुरा की जो खर्ची पूजा वाला उत्सव था उसके दिखाने के लिए त्रिपुरा को दूसरा स्थान दिया गया। तो ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अब बात आती है कि देखो, गणतंत्र दिवस में जो केंद्र सरकार ने आयोजन करवाए उसमें उन्होंने पहली रैंक किसे दे दी? उसमें उन्होंने पहली रैंक दे दी उत्तर प्रदेश को। लेकिन पीपल चॉइस अवार्ड आया एक, तो पीपल चॉइस अवार्ड में वोटिंग के माध्यम से रैंकिंग दी गई, तो गुजरात को मिली थी ये, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि पीपल चॉइस अवार्ड में गुजरात ने पहला स्थान अर्जित किया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का समारोह भारत के अंतर्गत पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में आयोजित किया गया। रामसर दिवस कब होता है? 2 फरवरी को होता है, ठीक।
भारत रामसर कन्वेंशन में पक्षकार बना था, 1982 में पक्षकार बना था। उद्घाटन इसका किसने किया था? सीएम योगी और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। बस सीएम योगी का नाम आप याद रखना है इनको, ठीक। हाल ही में भारत के 4 नए रामसर साइट घोषित किए गए। उधवा झील झारखंड में, खेचोपल्लरी सिक्किम में, तीर्थंगल तमिलनाडु में, सक्करकोटई तमिलनाडु में। भारत में तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल हैं और उसके बाद दूसरा नंबर आता है अपने उत्तर प्रदेश का। टोटल भारत में कितने रामसर साइट हैं? 91 रामसर साइट हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं विश्व पुस्तक मेले पे। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ 1 से 9 फरवरी 2025 के बीच। तो 1 से 9 फरवरी 2025 के बीच हम लोगों ने विश्व पुस्तक मेला का आयोजन करवाया, हम भारत के लोग, रिपब्लिक 75 नाम से, ठीक। क्योंकि अब ये यही थीम क्यों रही, हम भारत के लोग, रिपब्लिक 75? क्योंकि हमारा 75वां संविधान दिवस भी 2024 में कंप्लीट हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने संविधान वाली थीम को हमने पुस्तक मेले की थीम बना दी। फोकस राष्ट्र इसमें इंपॉर्टेंट है, रूस है। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। भागीदार देश 50 से अधिक थे। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो, उद्घाटन याद कर लो, थीम याद कर लो। और कब आयोजित हुआ था? 1 से 9 फरवरी। तो भैया कैसे याद रखोगे कि 1 से 9 फरवरी के बीच में ये आयोजन हुआ था? ऐसे याद रख सकते हो कि पुस्तक आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक, कक्षा 1 से लेकर आपने कक्षा 9 तक पुस्तकें पढ़ी, अच्छे से पुस्तकें पढ़ी। फिर 10 में आपने 10वीं का एग्जाम दिया, 10वीं का एग्जाम दे दिया आपने, ठीक। तो 1 से 9 तारीख तो आपको याद रहेगी। अब देखो, एग्जामिनर अब ये नहीं करेगा कि आपको फरवरी और जनवरी कर दे, ठीक। फरवरी जनवरी करेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो 1 से 9 कक्षा तक आपने पढ़ाई की और 10वीं का एग्जाम दिया, फिर इसके बाद 10वीं बोर्ड का एग्जाम दिया, बस इससे याद कर लो। फरवरी आपको बना रहेगा याद, ठीक। क्योंकि जो पेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो फर करते हैं। जब आप बहुत तेज़ी से पेजों को पढ़ते हो ना, तो किताबों के पृष्ठ फर करते हैं, तो इससे याद कर सकते हो फरवरी। अब 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में हो गया। तो सूरजकुंड कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हरियाणा में भी कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में। 9 से 23 फरवरी 2025 तक शिल्प मेला का आयोजन हुआ। तो चूंकि हरियाणा का मामला है, उतना इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है कि अपन इसकी डेट याद करें। बिम्स्टेक देश इसमें सहभागी थे। थीम राज्य कौन थे? चूंकि यूपी थीम राज्य नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा एमपी थे, ठीक है। बस आप इतना याद कर लो कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित हुआ था और इसमें बिम्स्टेक देश सहभागी देशों के रूप में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय सरस मेला हुआ था 2025, 20 से 31 जनवरी 2025 को। तो 20 से 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सरस मेला आया और चेंगनूर, केरल में आयोजित हुआ। तो राष्ट्रीय सरस मेला आएगा तो यही आएगा कि कहाँ पे आयोजित हुआ? चेंगनूर, केरल में, कुटुंबश्री मिशन के तत्वाधान में। ग्रामीण उत्पादों के प्रदर्शन से ये संबंधित था। तो राष्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण उत्पादों के प्रदर्शन से संबंधित था और इसका आयोजन चेंगनूर में हुआ 20 से 31 जनवरी 2025 के बीच में। सरस आजीविका मेला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोएडा में आयोजित हुआ और शिवराज सिंह चौहान द्वारा सरस आजीविका मेला का शुभारंभ किया गया। देखो, 14 फरवरी को एक दिवस आता है, आप लोगों को पता है। उसके एक हफ्ते बाद सारा प्रेम का नशा उतर गया, तो 21 फरवरी को रोजगार के लिए भाई साहब घूमे कि अब हमें आजीविका चाहिए, जीवन यापन कैसे होगा, क्योंकि पेट प्रेम से भरता नहीं है। तो 21 फरवरी को भाई साहब रोजगार ढूंढने गए और 21 फरवरी को रोजगार जब ढूंढने गए तो मन में था कि 10 करोड़ रुपया कमाएंगे, लेकिन 10 मार्च तक रोजगार मिला ही नहीं। तो 21 फरवरी से 10 मार्च ये हो गई क्या? सरस आजीविका मेला की क्या हो गई? अवधि। अब नोएडा में आयोजित हुआ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंगसोंग पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025। पंगसो दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 इसको आयोजित किया गया। आदि महोत्सव 2025 मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, ठीक। तो नई दिल्ली में आदि महोत्सव 16 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में हुआ। अब आदि से अंत तक आपको देखना है, आदि से अंत तक। तो आदि से अंत देखोगे कहाँ पे जाओगे? नई दिल्ली जाओगे, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अब 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको आयोजित करवाया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि 16 क्या होता है? सबसे ज़िंदगी की सबसे खतरनाक स्टेज होती है 16 की एज। तो 16 की एज में आपने क्या किया? आदि महोत्सव कर लिया ताकि आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, और आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आप बढ़िया मस्त 8 दिन तक निश्चिंत रहे। कलनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक फेस्ट, ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में हुआ। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, ठीक। तो नई दिल्ली में अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में कलनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक फेस्टिवल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आवास वक्त शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था, बस। विविधता का अमृत महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति भवन में चूंकि उद्घाटित हुआ, इसीलिए विविधता का अमृत महोत्सव राष्ट्रपति के द्वारा ही
क्या किया गया, उद्घाटित किया गया। इसका दूसरा संस्करण था। विविधता का अमृत महोत्सव का मतलब समझ रहे हो आप, भारत की विविधता को दिखाया जाएगा बस, और कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब साहित्य महोत्सव 2025 फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, ये चीज़ याद कर लो आप। 7 से 12 मार्च 2025 रवींद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक, कहाँ पे वो आयोजित हुआ, ये भी साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित करवाया गया, रवींद्र भवन नई दिल्ली में, साहित्य महोत्सव 2025 फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको उद्घाटित किया, संस्कृति मंत्री हैं चूंकि। और ये फेस्टिवल ऑफ लेटर्स या साहित्य महोत्सव क्या होता है, संस्कृति का विषय होता है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी। इनका नाम आप याद रख लेना, क्योंकि जिस तरीके से पीसीएस इस बार पेपर किया था 2024 का, उस हिसाब से ये सारे नाम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। अब 7 से 12 मार्च 2025 को फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, ठीक, ये आयोजित हुआ। अब देखो लेटर्स में आप एक चीज़ याद रखो कि जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स में क्या होना चाहिए, साहित्य में क्या होना चाहिए, साहित्य में शामिल होता है संगीत, और संगीत में कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। तो 7 से 12 मार्च के बीच आयोजित हुआ। तो 7 डेट याद रहेगी आपको, साहित्य, संगीत में 7 सुर। तो 7 से आप याद रख लेना कि 7 डेट से स्टार्ट हुआ था, ठीक, और मार्च, ठीक। तो जब संगीत होगा तो बहुत सारे लोग बैठेंगे, मार्च, सब लोग आएंगे एकदम। तो जब बाहर जाएंगे तो मार्च होगा। तो मार्च का मतलब है क्या, सब लोग, बहुत सारे ग्रुप में लोग आ रहे हैं, ठीक। तो 7 से 12 मार्च 2025 रवींद्र भवन नई दिल्ली। आयोजक कौन था, साहित्य अकादमी। फिट इंडिया कार्निवल, मनसुख मांडविया, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। तो फिट होने के लिए कहाँ जाओगे, स्टेडियम जाओगे, तो नई दिल्ली वाले स्टेडियम चले गए। 16 से 18 मार्च 2025 3 दिवसीय आयोजन था फिट इंडिया कार्निवल का। अब बात ये आती है कि याद कैसे रखो कि 16 से 18 मार्च 2025 था। देखो विराट कोहली की टी शर्ट नंबर क्या है, 18। तो 18 मार्च से आप याद रखना कि 18 मार्च आपको याद रहेगा, 18 विराट कोहली की टी शर्ट नंबर से। और फिर इसके पहले 3 दिवसीय आयोजन था, तो 16 से 18 मार्च। तो लास्ट डेट आपको विराट कोहली से याद रखनी है। और जब आप 16 के होगे तभी आपको फिट होने का चस्का चढ़ेगा कि अब मुझे फिट होना है, क्योंकि 16 की एज खतरनाक एज होती है। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था ऊपर, 16 से 24 फरवरी। 16 से 24 फरवरी को अपन लोगों ने क्या देखा था, कौन सी चीज़ देखी थी 16 से 24 फरवरी के बीच में, आदि महोत्सव देखा था। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन, ये भी अमृत उद्यान में हो रहा है। तो जितने फेस्ट देख रहे हो ना आप लोग, ज़्यादातर कहाँ पे हो रहे हैं, ज़्यादातर राष्ट्रपति भवन में हो रहे हैं। विविधता का उत्सव है, वो भी राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। कलनरी क्राफ्ट्स वो वाले भी हो रहे हैं, वो राष्ट्रपति भवन में हो रहे हैं। साहित्य अकादमी वाला जो आयोजन हुआ था वो रवींद्र भवन नई दिल्ली में हुआ था, ये याद रखना है आपको। राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ। तो देखो पर्पल रंग किसका प्रतीक होता है, दिव्यांग जनों का प्रतीक होता है। तो दिव्यांग जन के सशक्तिकरण के लिए जो भी पहल होती है वो पर्पल फेस्ट या पर्पल नाम से चलाई जाती है। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये पहल आयोजित की थी, ताकि दिव्यांगजनों का क्या हो, सशक्तिकरण हो, समावेशिता बढ़े। अब विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल। अगर आप जो किताबें होती हैं, जो कुरुक्षेत्र और योजना होती है, तो योजना कुरुक्षेत्र में बहुत बार वेब्स के बारे में एक पूरा श्रृंखला आई थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, और ये डेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 से 4 मई 2025। अब 1 मई आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ पे आयोजित हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ, क्योंकि वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ, या आजकल वो भारत मंडपम बना हुआ है वहाँ पे हर आयोजन वहाँ पे हो जाता है, या अमृत उद्यान में आयोजित हुआ। तो आपको ये याद रखना है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको आयोजित किया। आयोजक कौन था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और सहयोगी जो राज्य था वो कौन था, महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से ये वेब्स शिखर सम्मेलन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। देखो महाराष्ट्र सरकार इसमें भागीदारी है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, लेकिन जियो सहयोगी नहीं है, सहयोगी की भूमिका जियो की नहीं है, सहयोगी की भूमिका महाराष्ट्र सरकार की है। तो ये चीज़ें थोड़े से आप याद रखना। 1 से 4 मई 2025, क्योंकि 1 मई को क्या होता है, 1 मई को होता है महाराष्ट्र दिवस। तो उसी दिन ये आयोजन वहाँ पर हुआ था। जैसे 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको उद्घाटित किया था। इसकी डेट मुझे लग रहा है कि 100% इसकी डेट आएगी, अगर आएगी तो 100% आएगी इसकी डेट। थीम इसकी क्या थी, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। 100 से अधिक देशों के भागीदार लोग थे। आयोजन का उद्देश्य क्या है, वर्ष 2029 तक 50 अरब डॉलर के मीडिया और मनोरंजन बाजार की स्थापना करना। ऑरेंज इकोनॉमी किसे कहते हैं, रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जन। जैसे कोई रील बना रहा है, अब रील से आय अर्जित कर रहा है, या कोई नए यूट्यूब चैनल बना के आय अर्जित कर रहा है, तो इसे मीडिया और मनोरंजन बाजार बोला जाता है। इससे वर्ष 2029 तक भारत में 50 अरब डॉलर की आय अर्जित करने की बात की गई है। 50 अरब डॉलर,
डॉलर, डॉलर है यहाँ पे, रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, डॉलर है, ठीक। तो डॉलर की बात की गई है यहाँ पे। अब भारत की प्राचीन किस्सागोई परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया के विकास तक की 4 यात्रा अनुभाग इसमें प्रस्तुत किए गए थे। तो 4 अनुभाग कौन-कौन से थे? ये आपसे पूछा जा सकता है कि 4 अनुभाग कौन-कौन से थे? श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर स्लीप। वो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था इन 4 अनुभागों में, कोई ऐसे दे देगा, ठीक। तो आपको देख लेना है ये श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर स्लीप। इसे भारत पवेलियन में कला से कोड थीम के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया था, क्योंकि पहले भीमबेटका की गुफाएं देखो आप, भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र हैं वो किससे बनाए गए हैं? वो हाथ से बनाए गए हैं, उकेर कर बनाए गए हैं। अब अब कोडिंग के माध्यम से कलाएं निर्मित की जाती हैं। आपको पता होगा कि कोडिंग से सॉफ्टवेयर बना लिए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बना लिए जाते हैं जिससे आप आर्ट बना सकते हो। तो कला से कोड तक की थीम के अंतर्गत ये प्रदर्शित किया गया। अब नवीन पहल क्या हुई इसमें? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मुंबई में स्थापित किया जाएगा। अब ये जो IICT है ये ABGCXR सेक्टर को समर्पित है। ए का मतलब होता है ऑडियो, बी का मतलब होता है विजुअल, जी का मतलब गेमिंग होता है, सी का मतलब क्रिएशन होता है और XR सेक्टर। तो इसी तरीके से और चीज़ें होती हैं जो ऑडियो विजुअल सेक्टर से रिलेटेड हैं। किससे? ऑडियो विजुअल सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक। तो ये सारी जो नवीन पहल है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये जरूर आप याद रखना कि इसकी स्थापना मुंबई में की जानी है। अब वेब्स पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं। तो भारतीय कंपनी OML ओनली मच लाउडर और रूस की गैज़प्रॉम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सवों व सह उत्पादन पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई है। अब प्रश्न कैसे बनेगा? द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सवों व सह उत्पादन पर MOU किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ? भारतीय कंपनी का किस कंपनी के साथ हुआ? तो रूस की गैज़प्रॉम मीडिया के साथ। अब संभावना यहाँ से प्रश्न भी बनने की है। न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित कराने का प्रस्ताव। तो जो वेब्स शिखर सम्मेलन हुआ, इस शिखर सम्मेलन में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित कराने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित हुआ? तो जवाब क्या होगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान है और फिल्म्स इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव भारत का है ये। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करवाया जाएगा न्यूजीलैंड में। कोरिया की कंपनी, क्योंकि कोरिया के वेब सीरीज भारत में बहुत देखी जाती है, तो जो अमेजन प्राइम है और CJEN है कोरिया की कंपनी, इनके बीच में ये घोषणा हुई है, ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि प्रीमियम कोरियाई कंटेंट, जो कोरियाई वेब सीरीज होती है उनका जो प्रीमियम कंटेंट होता है उसको उसका वैश्विक वितरण किया जाए, यानी वैश्विक स्तर पर उसको दिखाया जाए। अब एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं कि भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किसे किया गया है? जवाब होगा देवी चौधरानी। तो यहाँ से और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2024 बेस्ट सम्मेलन के दौरान आयोजित कार्यक्रम हुआ। तो अगर ग्लोबल मीडिया डायलॉग आपसे पूछा जाए कहाँ पे हुआ, ये भी कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। और दूसरी बात, 77 देशों की इसमें भागीदारी थी। अब लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन पर आ जाते हैं। इनका महासम्मेलन हुआ है 31 मई को, ठीक। तो 31 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई का हैप्पी बर्थडे होता है। तो उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर, ध्यान रखना आप लोग, 300वीं जयंती पर, ठीक, स्थान भोपाल, प्रधानमंत्री मोदी जी की शिरकत, यानी मोदी जी समारोह में शामिल हुए थे। तो 300वीं जयंती के अवसर पर एक 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये आपके लिए ज़रूरी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 300 रुपए के मूल्य वर्ग का सिक्का जारी किया गया महारानी की 300वीं जयंती पर। प्रधानमंत्री द्वारा यह विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है, चूंकि उनकी जयंती थी तो उनका ही चित्र रहेगा। कोलकाता टकसाल में ये ढाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलकाता टकसाल में ढाला गया, प्रधानमंत्री द्वारा इसको जारी किया गया और पहली बार ऐसा था कि 300 रुपए के मूल्य वर्ग का सिक्का जारी किया गया था। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर है, उनका जन्म दिवस या जयंती कब मनती है? तो 31 मई को मनती है, ठीक। तो 31 मई आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी डेट है, 31 मई। अब राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, अब देखना आप अहिल्या लिखना, AHILYA, अहिल्या। और जिन्हें पुरस्कार मिला है उनका नाम है जयामती कश्यप, जयामती कश्यप। तो यहाँ पे भी वाई ए आ रहा है, यहाँ पे भी वाई ए आ रहा है, तो अहिल्या वाई ए, इससे क्या हो जाएगा आपको? ये जयामती कश्यप का नाम याद हो जाएगा, ठीक।
अब ये प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, उपलब्धि क्या होती है? यह राष्ट्रीय पुरस्कार जनजातीय, लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, तो जो जनजातीय लोगों को, खास तौर पे जो जनजातीय महिला कलाकार होती हैं, उनको ही अधिकतर ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली डॉक्टर जयमती कश्यप को यह पुरस्कार इस बार दिया गया। महारानी के बारे में तथ्य, 31 मई 1725 को महारानी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इस कारण से 2025 में क्या था, उनका 300वीं जयंती मनाई गई थी। अहमदनगर में इनका जन्म हुआ था, स्थान अहमदनगर, वर्तमान महाराष्ट्र। ख्याति क्या थी, मालवा पर लगभग 3 दशक तक इन्होंने शासन किया था, 1767 से लेके 1795। तो ये अवधि भी इम्पोर्टेंट है आपकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कि 1767 से लेकर 1795 तक उन्होंने मालवा पर शासन किया था। दार्शनिक महारानी कहा जाता है इन्हें। और राजधानी इनकी क्या थी, ना तो इंदौर थी ना भोपाल थी, उस समय राजधानी थी महेश्वर। ठीक, तो राजधानी महेश्वर का सांस्कृतिक विकास किया था। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया। एक चीज़ आप और याद रखना कि जो होलकर थे वो इंदौर से रिलेटेड हैं। ठीक, तो हो सकता है कल के दिन अगर ये आ जाए कि राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई होलकर, तो हो सकता है आपको लगे कि भोपाल नहीं इंदौर में आयोजित की गई होगी इनकी जयंती, तो गलत हो जाएगा मामला। स्थान आपको भोपाल याद रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे इनकी ख्याति हो गई, आधुनिकता हो गई, ये सारी पढ़ने वाली चीज़ें। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई कार्यक्रम भी शुरू किया था। ये बहुत पुरानी बात है, तो इस वजह से यहाँ पे छूट गई है। अब हम लोग नवीन योजना और मिशन देख लेते हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है। इसमें परिव्यय राशि कितनी है, 75,021 करोड़ रुपए। ठीक ठीक, तो देखो सूर्य को हमने 21 रुपए का क्या चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया। तो 21 रुपए का सूर्य को प्रसाद चढ़ा दिया और सूर्य ने फिर सभी दिशाओं में, ठीक, पूरे दिशाओं में सब जगह पे प्रकाश फैला दिया। ठीक, तो 75,021 करोड़ रुपए इसकी परिव्यय राशि है। ठीक, देश के 1 करोड़ घरों को क्या करना है, सौर ऊर्जा प्रणाली से युक्त करना है। अब ये कितनी प्रत्येक माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्ति होगी। देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना की जाएगी और 75,021 करोड़ रुपए, 21 रुपए का सूर्य को जल चढ़ा देना। केंद्र की वहनीयता मैक्सिमम 3 किलोवाट तक होती है। ठीक, तो केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केंद्र आपको कब तक सब्सिडी प्रदान करेगा। क्या अनंत समय तक सब्सिडी प्रदान करेगा, या अनंत कनेक्शन आप हासिल कर लो तब तक केंद्र वहनीय करेगा? नहीं, केंद्र केवल 3 किलोवाट तक के कनेक्शन को ही सब्सिडी से युक्त करेगा। 2 किलोवाट का कनेक्शन लोगे 60% खर्च केंद्र सरकार देगा। 2 किलोवाट से 3 किलोवाट यानी 2 किलोवाट से अधिक और 3 किलोवाट से कम का कनेक्शन लोगे तो 40% सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगी। भुगतान सुरक्षा हेतु क्या है मॉडल, नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी रेस्को है जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, उसके आधारित मॉडल भुगतान सुरक्षा हेतु तय किया गया है। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसमें कटौती आएगी। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में देख लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको ये याद रखना है कि 1 अप्रैल 2025 से आरंभ हो रही है। चूंकि हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसीलिए आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना शुरू हो रही है। पेंशन पात्रता, अब देखना आप कई जगह से इसको पढ़ोगे आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आप आराम से इसको आहिस्ता से पढ़ो। पेंशन पात्रता क्या है, आप जैसे मान लो आपने सेवा में आप शामिल हुए, आप किसी भी नौकरी में गए, सर्विस में गए। अब सर्विस में अगर जब तक आपने 10 वर्ष की सेवा नहीं की है तब तक आपको ये पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर आपने 9 साल 364 दिन भी सेवा में दिए हैं, 364 दिन सेवा में दिए हैं, यानी आपने पूरे कंप्लीट 10 साल नहीं किए, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए, 10 साल 1 दिन भी कंप्लीट कर लिया या 10 साल ही कंप्लीट कर लिए, तो आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो न्यूनतम जब अगर आपने 10 वर्षों की सेवा की है तो आपको सेवानिवृत्ति पर यानी अपने रिटायरमेंट पर आपको 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। तो जो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है वो कितनी होगी, 10,000 रुपये होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा करेगा उसे 10,000 रुपये ही मिलेगा। 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन है, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इससे अधिक भी मिल सकती है। तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। अगली बात, जैसे मान लो किसी ने बहुत अधिक सेवा कर दी, जैसे मान लो 10 से 24 वर्ष की सेवा है, ठीक है,
लेकिन अगर किसी ने 25 वर्ष की सेवा कर दी, 25 वर्ष की सेवा में मामला क्या होगा? यदि 25 वर्ष सेवा में कोई व्यक्ति रह रहा है तो सेवानिवृत्ति के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल्य वेतन के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में मिलेगी। जैसे मान लो आपने अंतिम महीनों में यानी जनवरी से लेके जनवरी नहीं, चूंकि आपका वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा तो वित्तीय वर्ष में आप मान लो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक आपने जो वेतन प्राप्त किया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको कुल वेतन मान लो मिला 1 लाख रुपए औसतन 1 लाख रुपए प्रति माह आपको मिला। ठीक, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप रिटायर हो गए 31 मार्च 2026 को, तो आपको 1 लाख आपका क्या है? औसत मूल वेतन है। ठीक, 1 लाख क्या है? औसत मूल वेतन की बात कर रहे हैं। औसत मूल वेतन आपका 1 लाख रुपए था। अब इस 1 लाख रुपए का कितना परसेंट? 50% आपको मिलेगा, यानी 50,000 रुपए प्रति माह आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। ठीक, फिर इसके बाद पारिवारिक पेंशन की क्या बात है? जैसे कर्मचारी का निधन हो गया तो उसको निधन के पहले जो पेंशन मिलती थी उसका 60%, जैसे मान लो कर्मचारी को मिलता था पेंशन 50,000 रुपये। ठीक, अब कर्मचारी का निधन हो गया तो कर्मचारी के परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। जो भी उसके अधीन होगा या जो उसके अंडर में होगा उसको 60% पेंशन मिलेगी। 60% मतलब 30,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। 50,000 का 60% निकालना 30,000 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक अलग डेटा बताया है, आप इसको पढ़ के समझ लेना। अन्य फायदे क्या है? मुद्रास्फीति का फायदा, हाँ मिलेगा। एनपीएस से यूपीएस में स्विच, हाँ केवल एक बार आप स्विच हो सकते हो एनपीएस से यूपीएस में, बकाया के समय में आप स्विच नहीं कर सकते। राज्य कर्मचारी को यूपीएस मिलेगा, हाँ राज्य चाहे तो। ठीक, यानी अभी केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को तो यूपीएस दे रही है, लेकिन राज्य को ये छोड़ दिया है कि आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो उनको एनपीएस में अभी जो मामला है वो चलने दो। ग्रेच्युटी या एक मुश्त राशि, हाँ आपको मिल सकती है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि यार हमें 50,000 रुपये महीने की पेंशन नहीं चाहिए, 50,000 रुपये प्रतिमाह वाली पेंशन नहीं चाहिए, हमारा जो फंड जमा हो गया है 50 लाख का, हमें सीधा पूरा फंड दो आप 50 लाख, तो पूरा फंड आप एक मुश्त राशि ग्रेच्युटी के रूप में निकाल सकते हो। केंद्र सरकार इसमें योगदान कितनी करेगी? 18.5%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 18.5% केंद्र सरकार करेगी और आपका योगदान कितना होगा? 10%। एनपीएस में उल्टा होता था, एनपीएस में 14% करना पड़ता था आपको, यहाँ पे आपका योगदान 10% हो गया है। ठीक, योजना में वेतन का तात्पर्य क्या है? अगर यहाँ पे कहीं पे भी वेतन की बात आती है तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। ठीक, तो जो योगदान है आपका, जो योगदान है 10%, वो आपके वेतन का 10% है, मूल वेतन का 10% नहीं है, वेतन का 10% है। जबकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो मूल वेतन, औसत मूल वेतन की जा रही है। यानी आपको जो पेंशन निर्धारित की जा रही है वो आपके मूल वेतन के अनुसार की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका परसेंटेज है वो आपके वेतन पे निर्धारित हो रहा है। और वेतन का अर्थ क्या है? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, इस पर ही योगदान प्रतिशत निर्धारित होगा, चाहे वो केंद्र दे और चाहे वो आप स्वयं दें। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, सही बात है। यहाँ पे 50% लोगों को मिल रहा है, अगर वो 25% की सेवा 25 वर्ष की सेवा में रहते हैं 50% मिल रहा है 12 महीनों का। अगर वो 25 वर्ष से कम सेवा अवधि करेंगे तो उन्हें कम वेतन मिलेगा, कम पेंशन मिलेगी। अपने सभी कर्मचारियों को यूपीएस प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र बन गया। अब एनपीएस वात्सल्य क्या है? उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अवयस्क बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक, उनके लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की घोषणा की गई है। कौन से बजट में की गई है? केंद्रीय बजट 2024-25 में। अंशदान आधारित पेंशन योजना है, सभी अवयस्क नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष, देखना यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान है, प्रतिमाह नहीं है, प्रतिवर्ष है, तो प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। बेहतरीन प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि प्रतिमाह न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा, गलत बात हो जाएगी, प्रतिवर्ष है। अधिकतम योगदान 10,000 रुपये किया जा सकता है, गलत बात। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंडिया एआई मिशन के ऊपर। इंडिया एआई मिशन के ऊपर है 10,371 करोड़ रुपए की राशि। अब देखना, एक चीज़ याद रखना, एआई में अगर आप अच्छा करोगे तो 10 में से 10 नंबर आएंगे। ठीक, तो 10 में से 10 नंबर आएंगे। और इंडिया एआई ये कितने हो गए? 1 2 3, तो इंडिया एआई 1 2 3 हो गए, तो 10 10 में 3, फिर एआई को आप ऐसे लिख दो एआई, तो एआई क्या हो गया? 71 हो गया। तो इंडिया एआई
यहाँ से इंडिया एआई मिशन कर लो, चलो ठीक, इंडिया एआई मिशन, एक इंडिया को, दूसरा एआई को, तीसरा मिशन को। तो एआई में नंबर कितने लाने हैं, 10 में 10, फिर 3, इंडिया एआई मिशन 1 2 3, तो 10, 3, और एआई को अगर टेढ़ा कर दो, ऐसे कर दो एआई को, तो क्या बन जाएगा, 7 का अंक बन जाएगा। तो 10,371 करोड़ रुपए आपको परिव्यय राशि यहाँ पर देनी है। इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन इसका कार्यान्वयन कर रहा है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में उन्होंने कह दिया कि माइटी कर रही है इसका नेतृत्व, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक कर रही है इसका नेतृत्व, तो आपको लगेगा हाँ हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक कर रही हो, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही हो। तो ये याद रखना है आपको, इंडिया एआई इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन है वो कर रही है, 5 वर्ष के लिए बजट आवंटन हुआ है। अब फिर इसके बाद इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता बढ़ानी है, इंडिया एआई नवाचार केंद्र, तो 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएंगे, बस पढ़ लेना। इंडिया एआई नवाचार केंद्र बनाए जाएंगे, डाटा सेट मंच बनाया जाएगा जहाँ पे सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब एप्लीकेशन बनाना सिखाई जाएगा कि कैसे एआई पे एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल सिखाई जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स की स्थापना करेगा, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में ही क्यों, टियर 1 शहरों में क्यों नहीं, क्योंकि टियर 1 ऑलरेडी डेवलप्ड शहर हैं, वहाँ के लोग तो परप्लेक्सिटी बना रहे हैं, उन्हें एआई की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स की स्थापना करना ज़रूरी है। तो इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, तो स्टार्टअप का वित्त पोषण किया जाएगा, डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को स्थापित किया जाएगा, सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई, ताकि एआई के ऊपर जो एथिकल कंसर्न आते हैं उनको दूर किया जा सके, इसीलिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई बनानी है। अब आ जाते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम कब आया था, 2021 में आया था। सेमीकॉन नई चीज़ हमेशा किससे शुरू होती है, 21 वर्ष से शुरू होती है, या 21 रुपये से शुरू होती है। तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम पहला कार्यक्रम था जो भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की रूपरेखा से सुसज्जित था, इसलिए कब आएगा, 2021 में आएगा, क्योंकि सारी नई रूपरेखा या तो 21 रुपये से शुरू होती हैं या फिर 21 की एज में शुरू होती हैं। हालांकि आप कहोगे कि नहीं, 21 में यूपीएससी का फॉर्म, भाई नई व्यवस्था है ना, शुरू कर सकते हो आप। अब आप जाओ यहाँ पे 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए को अंग्रेजी में लिखो 76, और यहाँ पे लिखो सेमी कंडक्टर, ठीक। तो सेमी कंडक्टर 76 सेमी कंडक्टर, तो 76 सेमी कंडक्टर से याद रखो 76,000 करोड़ रुपए, ठीक। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि लो, यहाँ पे तो 2.3 लाख करोड़ रुपए लिखा है सरकारी आंकड़ों में, और फिर यहाँ पे 76,000 करोड़ रुपए है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि सरकार ने मान लो रोड बना दी, रेलवे मार्ग बना दिया, यहाँ पे एक ऐसा एआई हब बना दिया जहाँ पर आकर कोई भी जो पार्टनर है, कोई भी जो कंपनी है, वो केवल अपना कंपनी सेटअप कर ले। सरकार ने सारी सुविधाएं बना दी, तो सरकार ने कहा कि ये सब जो हम देंगे ना सुविधाएं, अलग से सुविधाएं देंगे, इन सब का मिला के इंसेंटिव होगा 2.3 लाख करोड़। सरकार ने अपनी मनमर्जी से ये आंकड़ा जोड़ लिया है, इसमें विशेषज्ञों की भूमिका बहुत है कि लगभग सरकार का खर्चा इसमें कितना आया होगा। तो सरकार ने डिफरेंट देखो, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रही है सरकार कि डायरेक्ट बजट में बेनिफिट दे रही हूँ, डायरेक्ट वाला बजट है ये। उसके अलावा सेमीकंडक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा डेवलपमेंट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे प्रयास कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में पैसा निवेश कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों की मैं सुविधाएं आपको दे रही है। तो 2.3 लाख करोड़ क्या इंसेंटिव है जो सेमीकंडक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार लगा रही है। और मिशन के लिए कितना रुपया दे रही है, 76,000 करोड़ रुपया दे रही है, ठीक। 12 सितंबर 2024 को साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी मिल गई। यह अर्धचालक इकाई कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। यह प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी और 60 लाख चिप्स प्रतिदिन की इसकी उत्पादन क्षमता होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, आएगा तो आप करेक्ट कर ले जाओगे। 60 लाख चिप बना दो, 3300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक। तो 12 सितंबर 2024 को साणंद गुजरात में क्या मिल गई, सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हो गई। ओके, ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इस पर कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 76,000 करोड़ रुपए, ठीक है। जो गुजरात में इकाई बन रही है उस पर 3300 करोड़। भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब या फैब्रिकेशन मतलब जहाँ पे कोई चीज़ निर्मित हो रही है, धुलेरा गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा धुलेरा गुजरात में ये एआई समर्पित सेमीकंडक्टर फैब बनाई गई है।
और यह भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब होगी। भारत अमेरिका साझेदारी, अमेरिका देखो क्या करेगा, भारत कोई भी नया काम कर रहा है, अमेरिका हमेशा क्या करेगा, अपनी निगाह रखेगा कि अच्छा बेटा ऐसा ना हो हमसे आगे निकल जाए, या ऐसा ना हो कुछ ऐसा बना ले कि हमें पता ही ना चले। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा कौन करेगा, अमेरिकी विदेश विभाग। तो अमेरिकी विदेश विभाग भारत के जो सेमीकंडक्टर मिशन है इस पर नज़र रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ साझेदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ ऐसा समझौता कर लिया। अब इस साझेदारी का उद्देश्य कहा जा रहा है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोर्स के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना और उसमें विविधता लाना है। लेकिन आपको भी पता है क्या उद्देश्य है। अब डिजिटल कृषि मिशन पे आते हैं। कृषि क्षेत्र को रूपांतरित करने हेतु डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिल गई है सितंबर 2024 में। ठीक, अब देखो डिजिटल कृषि मिशन सितंबर 2024 में इसको मंजूरी मिली। केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगा। तो डिजिटल कृषि मिशन में क्या है, सब कुछ डिजिटल कर देना है, सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है। सार्वजनिक अवसंरचना मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था जो सब तक पहुंच जिसकी सुनिश्चित हो, ताकि आप अपने कंप्यूटर में अपना डेटा देखो तो आपको पता चल जाए आपका खेत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपका आईडी, किसान आईडी आपको मिल जाए कि अच्छा ये हमारी किसान आईडी है, हम ये फसल बोए हैं, हम इतना फसल उत्पादित करेंगे, इतना फसल हमने उत्पादित की है, हमारे पास इतने जो क्या है पशुधन है, हमारे पास इतने, हमारे पास खेत हैं। तो ये सारी जो डेटा है, जो सारा आंकड़ा है, वो आपको डिजिटली मिल जाएगा। सरकार के लिए भी आसानी रहेगी कि सरकार अनुमान लगा सकती है, सरकार आपकी फसल के नुकसान के ऊपर अनुमान लगा सकती है कि आपको कितनी फसल का नुकसान हो रहा है, तो सरकार उसी हिसाब से आपको क्या देगी, मुआवजा देगी। तो सरकार के लिए भी आसानी रहेगी, आपके लिए भी आसानी रहेगी। अब डिजिटल कृषि मिशन को सितंबर 2024 में मंजूरी मिली थी। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं हम। 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन करना है। तो 6 करोड़ किसान यहाँ पे हैं जिनकी रजिस्ट्रियों को क्या करना है, अपडेटेड करना है। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि की रजिस्ट्रियाँ अद्यतन करना है। तो 2 में से 8 गए, कितने बचे, 6 बचे, 6 माइनस 6 बच रहे हैं हालांकि, लेकिन आप देखो 2 8 1 7 2817 ये इसकी परिव्यय राशि है। ठीक, अगर आपको 6 निकालना है, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेगा, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा। अब इनको उल्टा कर दो तो 2 8 1 7 ये क्या है, इसकी परिव्यय राशि है। अब समेकित डेटाबेस का निर्माण तो किया ही जाएगा डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत। अब इसमें देखो 2817 करोड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है याद रखने के लिए आपको। फार्मर की रजिस्ट्री की जाएगी, विलेज मैप, ये सब किया जाएगा, ये सब आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। किसान रजिस्ट्री बनाई जाएगी, भू संदर्भित गाँव के नक्शे बनाए जाएंगे, बोई गई फसल की जो रजिस्ट्री होगी वो भी यहाँ पर होगी। एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी की शुरुआत की जाएगी। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एग्री स्टैक है उसमें किस चीज़ की शुरुआत की जा रही है, किसान आईडी की शुरुआत की जा रही है। जितना आपको बताते जाएं उतना आप पढ़ लो, उतने से आपका काम हो जाएगा। इस किसान आईडी का सृजन और रखरखाव कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसान आईडी का सृजन और रखरखाव केंद्र सरकार नहीं कर रही है, कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है। तो राज्य सरकारें कर रही हैं और केंद्र शासित प्रदेश कर रहे हैं। ठीक, तो अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश का व्यक्ति होगा तो उसका केंद्र शासित प्रदेश का जो सरकार होगा वो उसकी देखरेख करेगा, सृजन करेगा, रखरखाव करेगा। अगर राज्य सरकार के अंतर्गत है तो राज्य सरकार करेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजना संचालित की गई, जिसमें से उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर प्रायोगिक परियोजना चालू की गई किसान आईडी के निर्माण के लिए, तो उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद। फिर इसके बाद गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड़, हरियाणा का यमुनानगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहब, तमिलनाडु का विरुद्धनगर। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो देखो टोटल कितने किसानों को फायदा दिया जाएगा, 11 करोड़ किसानों की क्या बनाई जाएगी, आईडी बनाई जाएगी। और 6 करोड़ किसानों की आईडी क्या की जा रही है, अपडेट की जा रही है। 6 करोड़ किसानों की आईडी अपडेशन में लगी हुई है, अपडेशन टोटल। तो टोटल 11 करोड़ किसानों की आईडी बनाई जाएगी। और आईडी अपडेशन कितने किसानों का हो रहा है, 6 करोड़ किसानों, उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अद्यतन करना है। तो जो रजिस्ट्रियां हैं, किसानों की रजिस्ट्रियां हैं, भूमि की रजिस्ट्रियां हैं, उनका अद्यतन करना है। 6 करोड़ किसानों की भूमियों का जो रजिस्ट्री है उनका अद्यतन करना है। और 11 करोड़ किसानों की क्या बनानी है, किसान आईडी बनानी है एग्री स्टैक के तहत। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। 2025-26 में सभी जिलों को आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। अब कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ताकि किसान को फसल निर्माण के लिए या फसल उत्पादन के लिए वह निर्णय ले सके कि कौन से मिट्टी में, कौन से मौसम, ये सब सारी जानकारी
एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। मृदा प्रोफाइल मैपिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के तहत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कितने के पैमाने पर मृदा मानचित्र तैयार किया जा रहा है, तो ये 1:10 के 10,000, ठीक। इस पैमाने पर मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार किया जा रहा है। कृषि उत्पादन का इससे क्या होगा, सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। अब हम लोग आ गए मिशन मौसम के ऊपर। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, याद करोगा ना, 2 वर्ष 2000 करोड़ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए पीएम द्वारा लॉन्च किया गया मिशन मौसम। तो क्या है, मिशन है, मिशन के बाद मौसम है, 1 2, तो 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष, अब 2 में 1000 को गुणा कर दो तो 2000 करोड़ हो गए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आ गया, क्योंकि मौसम पृथ्वी का ही विषय है, और जलवायु स्मार्ट भारत बन जाएगा मौसम से, और पीएम द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जनजाति, अब आप कहोगे कि लिखते का आए हो, फिर लिखते इसलिए हैं ताकि आपको फोमो फील ना हो। किसी और मैगजीन में देखो तो ये ना हो कि फलानी मैगजीन में दिया था, इसमें नहीं दिया, तो इसलिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान देख लो, जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में। तो देखो अब याद रखना है यहाँ पे जनजाति बहुल गांव और आकांक्षी जिले, आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है। आकांक्षी जिले वो जिले नहीं होते जो टॉप करते हैं, पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिले माना जाता है। पिछड़ा कहना अच्छा नहीं लगता तो आकांक्षी कह दिया जाता है। अब इसमें 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिल रहा है। अब देखो अपने इतने करोड़ करोड़ पढ़ा, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, सोलर रूफटॉप कितने लगाने हैं, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने हैं। अब अपन ने क्या देखा था, 6 करोड़ जो किसान हैं उनकी रजिस्ट्री अद्यतन करनी है, रजिस्ट्री का अद्यतन करना है। 11 करोड़ किसान आईडी बनानी है अपन को, ठीक। और अब 1 करोड़ क्या, अब 5 करोड़ क्या आ गए, 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ दिया जाएगा जनजातीय प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत, ठीक। अब इसमें कुल परिव्यय राशि कितनी है, 79,156 करोड़ रुपए, 79,156 करोड़ रुपए इसके लिए राशि को निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत, ठीक है। अब इस अभियान में 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल गांवों वाले 549 जिले और 2740 ब्लॉक शामिल होंगे। अब देखो 549 जिले शामिल हैं इसमें। अब एक चीज़ बताओ, नेचर ने जब मान्यता दी थी कि तब कितने जिले शामिल थे, 640 थे। 2011 से लेकर 2020 तक की अवधि का डेटा उसमें लिया गया था, ठीक है, याद हो गया। इसमें है 549 जिले, ठीक। यहाँ पे देखो 549 जिले 79, तो सब कुछ क्या है, 9 के अंक पे चल रहा है, 79,156 करोड़ रुपए और 549 जिले, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्रूज भारत मिशन महत्वपूर्ण है, क्रूज भारत मिशन देख लो। क्रूज भारत मिशन मुंबई बंदरगाह से क्रूज पोत एम्प्रेस, एम्प्रेस मतलब साम्राज्ञी, तो एम्प्रेस पर सवार होकर इन्होंने क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया। क्रूज भारत मिशन लॉन्च कहाँ से हुआ, मुंबई से हुआ। कब लॉन्च हुआ, 30 सितंबर को लॉन्च हुआ, ठीक, 30 सितंबर को लॉन्च हुआ क्रूज भारत मिशन। अब हम लोग चलते हैं आगे। उद्देश्य क्या है, देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। तो देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना अगले 5 वर्षों में, वर्ष 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो 2029 के 2 लक्ष्य अपन लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। 2029 तक पहला लक्ष्य अपन ने क्या पढ़ा, ये अभी वर्तमान में कौन सा पढ़ा, क्रूज भारत यात्री दोगुना करने हैं, गुणा 2, ठीक। और दूसरा 2029 में अपन ने क्या पढ़ा था, 50 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर अपन को किससे विकसित करने हैं, ऑरेंज इकोनॉमी से विकसित करने हैं, ठीक। ये चीज़ें ऑरेंज इकोनॉमी वही पढ़ा था अपन ने, बाजार, कौन सा बाजार, मीडिया वाला बाजार, मनोरंजन मीडिया बाजार, ठीक। तो मिशन के चरण देख लो। क्रूज भारत मिशन 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 अक्टूबर 2024 से लॉन्च होगा, और ये अंतिम अवधि देख लो इसकी, 1 अक्टूबर 2024 से ये लॉन्च होगा, और 5 वर्षों के लिए, तो 2029 में इसका एंड होगा, तो 31 मार्च 2029 तक इसका एंड किया जाएगा। अब पूरे 5 वर्ष नहीं है, अब आप कहोगे कि 1-2 महीने का इसमें अंतर पड़ रहा है, अंतर पड़ने दो, अंतर से अपन को उतना महत्व नहीं देना है। तो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक संचालित होगा। चरण 1, चरण 2, चरण 3। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, चरण 1, 2, 3 में अपने के मतलब का नहीं है। नमो ड्रोन दीदी योजना, दीदियों को ड्रोन दे दो, ठीक। तो ये नमो ड्रोन दीदी, दीदियों को नहीं दिया जा रहा है, दीदी जिस एसएचजी ग्रुप में है उनको दिया जा रहा है, तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जा रहा है ये ड्रोन, नहीं ना कि दीदी को, ठीक। दीदियाँ उसमें बनाई जाएंगी, ड्रोन दीदी। तो हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है,
इसमें क्या किया जा रहा है कि 2024-25 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 1261 करोड़ रुपए है। तो बारी नारी से याद कर लो 1261, ठीक। तो बारी नारी से याद हो जाएगा आपको। अब केंद्र सरकार 15,000, इंपॉर्टेंट है, 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को, ठीक। तो 15,000 महिलाएं नहीं है, 15,000 स्वयं सहायता समूह हैं। इन स्वयं सहायता समूहों में क्या किया जाएगा, इन स्वयं सहायता समूहों में एक ड्रोन दीदी बनाई जाएगी जो उड़ाएगी ड्रोन को, और दूसरी जो दीदी होंगी वो क्या होंगी, सहायक होंगी जो टेक्नीशियन का काम करेंगी। तो एक दीदी टेक्नीशियन बनाई जाएंगी और एक दीदी ड्रोन को उड़ाने वाली प्रशिक्षुता बनाई जाएंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जिसमें से 500 ड्रोन कौन दे रहा है, उर्वरक कंपनियां दे रही हैं, 14,500 ड्रोन केंद्र सरकार दे रही है। बस इसमें इतना मामला है। 80% लागत केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से दी जाएगी। तो एक ड्रोन पायलट बनाई जाएंगी, एक टेक्नीशियन प्रशिक्षित की जाएगी। अब पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आ जाओ। अब लक्ष्मी कब आती हैं, लक्ष्मी आती हैं दिवाली में, और दिवाली नवंबर में थी पिछली बार, तो नवंबर में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आ गई। मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। होता क्या है कि जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना किनको दी जा रही है, जो बच्चे 12th तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अचानक से ड्रॉप आउट हो गए, क्यों हो गए ड्रॉप आउट, क्योंकि कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है, बड़े बड़े कॉलेज संस्थानों में प्रवेश देने के पैसे नहीं है। तो इसीलिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लाई गई, ताकि जो मेधावी छात्र हैं, जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उनके आड़े उनकी वित्तीय स्थिति ना आए। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश करते हैं जो छात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश करते हैं, उनको बिना जमानत और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, सभी आवश्यक खर्च कवर के साथ। आवश्यक खर्च कवर का मतलब क्या है कि अगर स्कूल में, कॉलेज में अगर उनका खाना पीना का भी खर्चा दिया जाता है, हॉस्टल का भी खर्चा दिया जाता है, तो हॉस्टल में खाने पीने का भी खर्च दिया जाएगा। वहाँ पर अगर कोई स्कूल की तरफ से ट्यूशन फ़ी, कॉलेज की तरफ से ट्यूशन फ़ी वगैरह चार्ज की जाती है, तो वो सारा खर्चा कौन देगा, कौन वहन करेगा, वो सारा खर्चा वहन किया जाएगा इस गारंटी मुक्त ऋण के द्वारा, ठीक। ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब इसमें ये तमाम पात्रताएं हैं कि किन किन विद्यालयों में प्रवेश करने पर ये मिलेगा, तो वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान हैं जहां पर प्रवेश पाने के लिए आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है। तो टोटल याद रखो, टोटल है 860, बस 860, क्योंकि आपके इंटर में आए जब 86% तभी आपको बुद्धिमान करार दिया गया। प्रदत्त लाभ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अब पीएम श्री आ जाओ। पीएम श्री समग्र शिक्षा योजना, उल्लास, निपुण भारत, ठीक, और निष्ठा। तो अब आप कैसे याद रखोगे इनको, पीएम श्री में आप याद रखो, वैसे PMSHRI श्री, और वैसे श्री आप कैसे लिखते हो, श्री, ठीक। तो श्रीदेवी से याद रखो, श्री तो डबल ई है इसमें डबल टू है, तो 2022 याद रख लो। 14,500 से अधिक स्कूलों को, क्योंकि अधिक स्कूल लग गया तो अपन को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा होता तो याद करते अपन। समग्र शिक्षा योजना तो जब 18 के हुए तो अपन क्या कहलाए, अपन कहलाए वयस्क। अब हमें क्या है, समग्र, अपनी ज़िंदगी का समग्र बोझ किसके ऊपर लेना है, अपने ऊपर लेना है, तो समग्र शिक्षा प्राप्त करनी होगी। तो 2018 में समग्र शिक्षा प्राप्त हो गई अपन को। उल्लास में भी देखो डबल एल आ रहा है, यहाँ पे भी डबल टू आ रहा है। तो उल्लास योजना भी कब आ गई, 2022 में आ गई। ये अपन पहले ही देख चुके हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने के लिए थी ये योजना। निपुण भारत, और जब भैया 21 साल के हुए ना, 21 साल के हुए तो क्या हुआ, वोट डालने का अधिकार अपन को 18 में मिल गया था, लेकिन विवाह करने का अधिकार कब मिला, 21 में मिला, क्योंकि 21 में निपुण हो रहे थे अपन लोग। पहले निपुण नहीं थे, बुड़बक थे, इसीलिए विवाह नहीं करवाया जा रहा था। अब 21 के हो गए तो निपुण हो गए, तो अब बुड़बकपन अपना खत्म हो गया। तो 2021 में निपुण भारत योजना आ गई, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित योजना है, ठीक। तो निष्ठा का भाई 2019 में आई। निष्ठा 2019, जब अपन 18 के हुए, अपन ने वोट डाला, वोट डालने के बाद अपनी संविधान में निष्ठा आई कि देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना अच्छा संविधान बनाया है, जिसके ऊपर हमें क्या है, जिसके ऊपर हमें निष्ठा। तो 2019 में आ गई निष्ठा। 18 में वोट डाला था, 1 साल बाद निष्ठा पैदा हो गई, तब जाके अपन ने 2019 में निष्ठा प्राप्त कर ली, क्योंकि 2019 में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। प्रारंभिक शिक्षकों और स्कूल हेड्स पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो जो प्रारंभिक शिक्षक हैं और स्कूल हेड्स हैं, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना,
मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका भी काम क्या है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना का जो काम पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का है वही काम इसका है। तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी इसी तरीके का काम करता है। अब मेन चीज़ क्या है, 2035 तक 50% तक हमें क्या करना है, सकल नामांकन अनुपात, यानी कॉलेजों में जो नामांकन होता है उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना बढ़ा के करना है, जो 12 में पास हो गए वो कॉलेज में एडमिशन ले लें, इसका जो नामांकन अनुपात है वो 50% तक करना है हमको, ताकि 2035 तक 12th करने वाले 50% लोग कम से कम ग्रेजुएशन को भी करें कंप्लीट। ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये वाला लक्ष्य है। तो 2035 वाला लक्ष्य जरूर याद रखना, क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े लक्ष्य हैं, अगर एग्जामिनर को दिख गया और उसने बना दिया प्रश्न तो आपका सही हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन 2.0, इसके अंतर्गत कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए। लिपि लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत लिपि वाला जो कार्यक्रम शुरू किया गया, एक लिपि एक फ्रंटियर कार्यक्रम शुरू किया गया। और तीसरा जो कार्यक्रम था, तीसरा मानव पूंजी विकास कार्यक्रम। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देखो, दो प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखो, एक है लिपि, एक है फ्रंटियर। ठीक, तो लिपि में क्या है, लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि लिखना। भारतीय भाषाओं में जो लोग दक्ष हैं, अंग्रेजी में दक्ष नहीं है, उस कारण क्या होता है वो पिछड़ जाते हैं। तो उन लोगों को वो पिछड़े ना, इसीलिए 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में नवाचार एवं उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करना है। तो इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि भैया जो भारतीय भाषाएं जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में उतने दक्ष नहीं है, उन लोगों को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी नवाचार एवं उद्यमिता पारितंत्र का निर्माण करने का अवसर मिलेगा, और वो भाषा संबंधी बाधाएं उनके विकास में बाधा नहीं बनेंगे। फ्रंटियर कार्यक्रम, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, फ्रंटियर मतलब जो सीमा पारी क्षेत्र होते हैं, जो सीमा के आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं फ्रंटियर। जैसे भारत का ये जो एरिया है ये फ्रंटियर एरिया है, ये जो एरिया है ये फ्रंटियर एरिया है। ठीक, तो जो दूसरे देशों की सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं वो फ्रंटियर के अंतर्गत आते हैं, सीमांत क्षेत्र जिनको बोलते हैं अपन लोग। ठीक, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। जम्मू कश्मीर क्या है, सीमा लगी हुई है इसकी, फ्रंटियर एरिया है। लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, ये भी सब क्या है, फ्रंटियर प्रोग्राम के अंतर्गत आएंगे, और यहाँ पे नवाचार एवं उद्यमिता का विकास किया जाएगा। इन क्षेत्रों में 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। तो 2500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। तो अब कैसे याद करें 2500 अटल टिंकरिंग लैब, 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2500 अटल टिंकरिंग लैब बना दो, खत्म बात। अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत। ठीक, तो ये चीज़ एडिशनल आप याद रख लो। इस मिशन में मानव पूंजी विकास कार्यक्रम के माध्यम से 5500 पेशेवर तैयार किए जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ 5500 पेशेवर, ठीक है याद कर लो, मतलब बहुत जरूरी नहीं है 5500 पेशेवर याद करो। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में शामिल प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम, अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड। औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम क्या करेगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करेगा। अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड क्या करेगा, जो सेक्टोरल जो क्षेत्रीय इनोवेशन है, जैसे कृषि है तो कृषि में अलग हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में अलग तरीके से इनोवेशन की ज़रूरत है। तो ये सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन की बातें करेंगे। अब आ जाओ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के ऊपर। नवंबर में केंद्रीय क्षेत्रक योजना। अब देखो प्राकृतिक खेती मिशन, अब देखो जब अपन की दिवाली की पूजा हुई तो दिवाली की पूजा में भोग लगाना पड़ेगा। भोग लगाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, प्राकृतिक रूप से पैदा हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हीं का तो भोग लगाएंगे। तो प्राकृतिक खेती मिशन हमने नवंबर में शुरू कर दी। किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2481 रुपये की ये योजना थी। अब इसको कैसे याद करें, 2481 करोड़ रुपए की योजना थी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे कर दो 2481, तो 2481 करोड़ रुपए की ये योजना हो गई। 2481.6 रुपये, बस खत्म। तो प्राकृतिक नंबरों का अपन ने प्रयोग किया, और प्राकृतिक पहाड़े अपन ने पढ़ दिए, और प्राकृतिक पहाड़े पढ़ के अपन ने सारा डेटा निकाल दिया। इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में इसको लागू किया जाएगा। तो 15,000 समूहों में इसको लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है, देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना। इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना इसका लक्ष्य है। 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना, लगभग नहीं दिया, 7.5 लाख हेक्टेयर मतलब 7.5 लाख हेक्टेयर। तो ये चीज़, ये डेटा और ये डेटा है, आपको याद रखना है। ठीक, तो 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत। अब देखो 1 करोड़ फिर आ गए। अब 1 करोड़ अपन ने कहाँ कहाँ पढ़े, 1 करोड़ घर
जो सोलर पैनल युक्त करने हैं। 6 करोड़ किसान रजिस्ट्री तय बनानी है अपन को, अपडेशन करनी है। 11 करोड़ किसानों की क्या बनानी है, किसान आईडी बनानी है अपन को, 11 करोड़। 5 करोड़ जो जनजाति लोग हैं उनका क्या करना है, उनका कल्याण करना है। तो 5 करोड़ जनजाति लोगों तक हम लोगों को पीएम जो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना है उसको लॉन्च करना है। और 1 करोड़ किसानों तक हमें प्राकृतिक खेती का लक्ष्य पहुंचाना है। 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा, 1 करोड़ किसानों तक। ये बड़ा महत्वपूर्ण वो विषय है, ठीक। 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी है, ठीक। तो प्राकृतिक खेती की शुरुआत कहाँ पे करनी है, 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में करनी है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना है तो 10,000 गुणा 1,000 कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक। तो हमें 10,000 किसानों तक 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोलेंगे तब जाके हम 1 करोड़ किसानों तक पहुंच पाएंगे। 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। तो कितने हजार मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे प्राकृतिक खेती के, 2,000, ठीक। तो 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र, 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन, ठीक। तो MODEL मॉडल 1 2 3 4 5, ठीक। ये क्या हो गए, MODEL मॉडल 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गए 5। और ये 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित करवाने की बात की जा रही है। इसमें कोई ट्रिक बन नहीं रही थी इसीलिए वो हटा दिया। कैसे याद करेंगे, अगर आगे किसी लेक्चर में समझ में आएगा तो हम आपको बताएंगे। हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली, टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील का मतलब ये नहीं है कि हरे हरे रंग का होता है, हरा हरा खून बहग, ठीक है। तो हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली वो ठीक है वाला मामला नहीं है। हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली का मतलब है कि हरित इस्पात का मतलब है कि ऐसा इस्पात जो कार्बन उत्सर्जन कम करता है, CO2 कम यूज करके इस्पात को उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हरित इस्पात कहते हैं। यानी इसमें कार्बन उत्सर्जन होगा ही नहीं, खत्म, CO2 खत्म। तो लक्ष्य क्या है, वर्ष 2030 से देश में सिर्फ ग्रीन स्टील का उत्पादन हो। ग्रीन स्टील का उत्पादन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अभी वर्तमान में हम लोग कोयले का प्रयोग कर रहे हैं स्टील उत्पादन में, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम बिना कार्बन के या बिना कोयले के स्टील का उत्पादन करने लगेंगे, बिना कोयले के, उसमें किसी भी प्रकार की CO2 नहीं निकलेगी, किसी भी प्रकार का कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। तब हम ऐसी स्टील को क्या बोलेंगे, ऐसी स्टील को बोला जाएगा ग्रीन स्टील, जिसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है ग्रीन स्टील का उत्पादन, पूरी तरीके से ग्रीन स्टील का उत्पादन हो। तो ये था, भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, इसीलिए ये बात की जा रही है। अब विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल देख लेते हैं। सुशासन दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल विकसित की। सुशासन दिवस कब होता है, 25 दिसंबर, इसीलिए 2500 टिंकरिंग लैब बनाई जा रही है ना, याद करो। 5500 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ना, याद करो बस। उद्देश्य क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, ठीक। तो सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल मतलब लोगों को फिर से प्रशिक्षित करना, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना और शासन को विकेंद्रीकृत करना। अब यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है। तो प्रशासन गांव की ओर अभियान, ये किस मंत्रालय की पहल है, ये भी किसकी मंत्रालय की पहल है, पंचायती राज मंत्रालय की ये पहल है। अब ये उड़ीसा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट तो लॉन्च हो गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उड़ीसा में विकसित पंचायत कर्मयोगी के लिए पहला राज्य बना दिया गया उड़ीसा को। तो विकसित पंचायत कर्मयोगी के लिए पहला राज्य किसे बनाया गया, ओडिशा, जिसकी कोई दिशा नहीं उसको दिशा बना दिया, ठीक। क्योंकि गांव की ओर जाना था तो प्रशासन कहाँ जाना था, प्रशासन गांव की ओर जाना था। ये था शहर, शहर से जाना था गांव की ओर, तो शहर से गांव की दिशा में जाना था ना, तो गांव की दिशा के लिए कौन जाएगा, उड़ीसा जाएगा, खत्म बात, याद हो गया आपको। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल, अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल की शुरुआत के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, ठीक है, बढ़ा देने दो। 25 नवंबर 2024 को घोषित किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों में विद्वानों के ज्ञान के पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, ज्ञान की पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। जैसे मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, अब उस कॉलेज में मान लो आपको IISc के किसी प्रोफेसर का कोई व्याख्यान सुनना है। अब उन्होंने व्याख्यान दिया, वो तो केवल IISc के लोग सुन रहे हैं। IIT में किसी प्रोफेसर ने व्याख्यान दिया, वो IIT के प्रोफेसर IIT के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर ज्ञान का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए ना, ज़रूरी थोड़े ना कि हमने किसी एग्ज़ाम को अगर हमने नहीं निकाल पाया तो हम उतने प्रतिभावान नहीं हैं। हो सकता है हमारी परवरिश में या हमारे पढ़ाने के स्तर में वो सारी चीज़ें छूट गई हों,
अगर वो न छूटती तो हम भी IIT या IISc में एडमिशन ले लिए बैठे होते। तो IIT में अगर आप एडमिशन नहीं ले पाए तो ये आपकी गलती थोड़े है, आपकी पूरी शिक्षा प्रणाली की गलती है वो गलती की सज़ा आप क्यों भोगें? इसीलिए अब लोकतंत्रीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, ताकि IISc में अगर कोई प्रोफ़ेसर व्याख्यान दे रहा है, वो आप अपने कॉलेज में बैठ के सुन सको। उनके व्याख्यान सभी लोगों के लिए एलिजिबल हों, अवेलेबल हों। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल इसी क्षेत्र का परिणाम है कि योजना का उद्देश्य क्या है, देश के उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों में विद्वानों के ज्ञान तक पहुँचकर लोकतंत्रीकरण करना है, ताकि आप लोग, आम लोग, हम सब लोग उनके ज्ञान से क्या हों, उनके ज्ञान से वशीभूत हो जाएँ, उनके ज्ञान को समझें, उनके ज्ञान से सीखें और आगे बढ़ें। अवधि क्या है 2025 से 2027 तक। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल की शुरुआत हो गई है। ONOS पहल 1 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है। तो देखो, जो भी वन तो वन, तो वन नेशन वन, वन वन, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी से ये शुरू हो रही है। तो याद हो जाएगी आपको, 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गई। इन्फ्लिपनेट ONOS इसके लिए क्या है, प्रबंध प्राधिकरण है। विकसित भारत @2047 भारत को एक वैश्विक अनुसंधान नेता के रूप में देखता है। ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान मत दो। अब 6,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया जाएगा, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, आप लगा रहे हो लोकतंत्रीकरण, और लोकतंत्रीकरण का शिक्षण लगा रहे हो, तो 6,000 करोड़ रुपए आप दान कर दो तुरंत, 1 मिनट में तुरंत दो, पैसा दो, निकालो। तो 6,000 करोड़ रुपए आपने शिक्षण लगा के हासिल कर लिए। 1 जनवरी 2025 से योजना का चरण 1 शुरू हो जाएगा। एम्पावर हर बिजनेस इनिशिएटिव, सपनों की उड़ान थीम के साथ एम्पावर बिजनेस पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया। खुद कह रही है कि मैं महिला उद्यमों के सशक्तिकरण हेतु लॉन्च की गई हूँ। तो योजना खुद बता रही है कि मेरा काम क्या है। बस आपको ये याद रखना है कि किसने शुरू किया। महिला उद्यमिता मंच के अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया नीति आयोग के अंतर्गत। एम्पावर बिजनेस पहल 18 से 35 वर्ष की आयु के 50 प्रतिभागियों का चयन विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। बस आप इतना याद कर लो कि महिला उद्यमिता मंच वर्ष 2018 में नीति आयोग में एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया था। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। RCIC स्कीम, ये कनाडा की एक स्कीम है। कनाडा में क्या हो गया, अप्रवासन शरणार्थी, तो वहाँ पे श्रमिकों की कमी हो गई। तो श्रमिकों की कमी दूर करने के लिए कनाडा ने ग्रामीण सामुदायिक अप्रवासन वर्ग योजना लॉन्च की, जिसको RCIC स्कीम कहा गया। तो ये कनाडा की है, उतनी महत्वपूर्ण अपने लिए नहीं है, बस श्रमिकों की कमी दूर करने के लिए कनाडा ने ऐसी योजना चलाई है। वन स्टूडेंट वन मेंटर प्रोग्राम। अब क्या होता है कि स्टूडेंट सीख तो जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आगे कैसे काम करें, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, आगे कैसे जाएँ, उसके लिए छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए, ताकि छात्र केवल ये नहीं सीखे कि इंडस्ट्री के लिए पढ़ाई कौन सी करनी है। भाई इंडस्ट्री में अगर आप काम करोगे तो काम करने के दौरान आपको नए नए चैलेंजेस मिलेंगे, जो रियल लाइफ चैलेंजेस होंगे। उन रियल लाइफ चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें क्या है, एक मेंटर की ज़रूरत है। तो वन स्टूडेंट वन मेंटर प्रोग्राम क्या है, शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जिसमें छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाना है नीट 2.0 के तहत। ठीक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में शुरू हुआ, 2026 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था 2005 में, अब वर्तमान में से 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो हाल ही में किस योजना को 2026 तक विस्तारित किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2026 तक विस्तारित किया गया है। जल सुरक्षा कार्य योजना देख लो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी स्वीकृति मिल गई। जल सुरक्षा कार्य योजना देखो, अभी उत्तर प्रदेश में मिली है, इसके पहले केवल आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी कि महाराष्ट्र गुजरात में हुई, इसके पहले राजस्थान में भी मिल चुकी है, MP में भी मिल चुकी है। तो ये बस याद रखो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जल सुरक्षा कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की। हाँ, ये बात सही है। अब वाटर विजन @2047 आगे की राह पर दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, उदयपुर राजस्थान। अच्छा ये बताओ, उदयपुर राजस्थान अभी अपन लोगों ने एक बार पढ़ा था, उदयपुर राजस्थान किस लिए और फेमस है। अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये उदयपुर हाल ही में जो चर्चा में रहा उदयपुर शहर, यहाँ पे वाटर विजन 2047 आगे की राय तो हुआ ही है, ये किस लिए फेमस था। ए, इसे रामसर साइट बना दिया गया, ऑप्शन 1, इसे रामसर साइट बना दिया गया। ऑप्शन बी, उदयपुर को राजस्थान की राजधानी बना दिया गया, उदयपुर को राजस्थान की दूसरी राजधानी बना दिया गया। ऑप्शन सी, उदयपुर में राजा की मान्यता को फिर से स्थापित कर दिया गया। ऑप्शन डी, उदयपुर में संस्कृति मंत्रालय ने एक पुरातात्विक स्थल खोजा। तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक, बताना आप पहले का क्या होगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना देख लो, बजट 2025-26 में छात्रों को डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं की पुस्तक उपलब्ध करानी है। तो चूंकि देखो भारतीय भाषाओं में पुस्तकें मिलती नहीं है, भारतीय भाषा मतलब केवल हिंदी नहीं,
हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सब भाषाओं में पुस्तकें मिलती ही नहीं है। तो भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हों इसके लिए छात्रों को डिजिटल रूप से क्या करना है, अब भारतीय भाषाओं की भी पुस्तक उपलब्ध करवाना है। 2025-26 के बजट में इस बात की घोषणा की गई थी। इस बात की घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करेंगे, एक पुस्तक हर भाषा में निकालेंगे। जो 22 भाषाएं उन भाषाओं में पुस्तक निकालेंगे। अच्छा ये बताओ कि जो पुस्तक मेला था, जो पुस्तक मेला था, पुस्तक मेला कब हुआ था? पुस्तक मेला कब चला था? 1 से 9 फरवरी। फर किताबें हो रही थी ना, 1 से 9 तक पढ़ना था ना अपन को, तो 1 से 9 फरवरी के बीच में फरवरी में हुआ था पुस्तक मेला। मिशन 3000 भारतीय रेलवे का महत्वाकांक्षी मिशन 2030 तक, देखो फिर से आ गया 2030 तक। 2030 तक 3,000 मिलियन टन की माल ढुलाई क्षमता को हासिल करना है। 2030 तक देखो 2030 तक के कौन कौन से मिशन है अभी अपन ने पढ़े। 2030 में अपन को हरित इस्पात बनाना है, पूरी तरीके से हरित इस्पात का मामला करना है। 2030 तक अपन को 3,000 मिलियन टन की माल ढुलाई क्षमता हासिल करनी है मिशन 3000 के तहत रेलवे को, ठीक। 2029 में अपन को क्या करना है, 2029 में 50 अरब डॉलर की जो इकोनॉमी बनानी है, ऑरेंज इकोनॉमी बनानी है। और 2029 तक अपन को क्या करना है, अब आप बताना कमेंट में कि 2029 तक अपन को क्या करना है, दूसरा चीज़ अचीव करना है, ठीक। 2030 का हमने आपको बताया। 2035 तक का क्या है जो अचीव करना है, 2035 तक अपन को 50% क्या करना है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करना है 2020 की जो एनईपी है उसके हिसाब से। तो अब आप लोग बताना कि 2029 के लिए अपन लोगों ने कौन कौन सी 2 चीज़ें पढ़ी थी, 2029 तक कौन कौन सी 2 चीज़ें करनी है। और 2030 तक अगर कुछ छूट रहा हो तो उसको भी आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में। गत वित्तीय वर्ष में 1600 मिलियन टन क्षमता पहली बार प्राप्त हुई है। चलो इसको छोड़ो। एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम केंद्र सरकार की पहल है। वर्ष 2025 तक 1 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण व उद्यमिता क्षमता विकास हेतु ट्रेंड करना है। तो वर्ष 2025 तक कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है एआई में, 1 लाख युवाओं को। तो ए आई 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 1 लाख हो गए ना, 1 लाख ए आई 1 लाख कब तक, 2025 तक। तो अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि वर्ष 2025 तक कितने लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करना है। तो आई पकड़ लेना और उसके आगे लाख लगा देना, तो 1 लाख। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, देखो इतने सारे वन नेशन आए अपन के पास। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि सितंबर में ये लॉन्च हुआ, सितंबर में, ठीक। और 18 सितंबर को इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रदान की। तो सितंबर 2023 में इसकी नियुक्ति की गई थी, 18 सितंबर 2024 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन हो गया था। फिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये पहल क्या थी, ताकि ज्ञान का क्या किया जा सके, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया जा सके, इसीलिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल शुरू की गई ताकि ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हो सके। और ये पहल कब से लॉन्च होगी, 1 जनवरी 2025 से लॉन्च होगी। तो 1 जनवरी 2025 से ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल लॉन्च हो गई। और हमने बताया था इसके लिए ज्ञान का शिक्षा लगाना होगा, तो 6,000 करोड़ रुपए की योजना है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा कोई भूल रहे हैं वन नेशन वाली, अगर भूल रहे हो तो आप मुझे याद दिला देना। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, अब क्या किया जा रहा है कि फरवरी 27 2025 को ये दिनांक को ये लॉन्च हुई योजना बंदरगाह नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, देश भर के बंदरगाह संचालन को मानकीकृत और सरल बनाना। क्योंकि देश भर के बंदरगाह मानकीकृत और सरल नहीं है, इसीलिए ये काम करना पड़ रहा है हम लोगों को। लक्ष्य क्या है, भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, विकसित भारत बनाना 2047 तक। तो वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस शुरू की 27 फरवरी से। और 27 फरवरी 2025। एआई कोश, एआई कोश का मतलब क्या होता है, कोश का मतलब कोई डेटा है, कोई संसाधन है जो यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। तो एआई कोश का मतलब है कुछ चीज़ इकट्ठा की जा रही है, संरक्षित की जा रही है, संरचित की जा रही है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एआई कोश की शुरुआत कर दी है, भारत में एआई आधारित अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए। तो एआई कोश क्या है, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म शोधकर्ताओं, स्टार्टअप उद्योगों के लिए डेटा सेट, मॉडल और एआई टूल्स का भंडार है। तो भंडार है मिला कि ये इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल क्या है, सस्ते दरों पर एआई कंप्यूटर सेवाएं प्रदान करना है। एआई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क क्या है, ताकि एआई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। बस एआई कोश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रख लेना, नई दिल्ली में भारत में एआई आधारित अनुसंधान, नवाचार और कौशल को मजबूत करने के लिए एआई कोशा पहल शुरू की गई थी। अब हम लोग चलते हैं आगे। ज्ञान भारत मिशन, भारत के पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है।
प्राचीन भारत में बहुत सारा ज्ञान की संपदा भंडारित थी। अब उसी संपदा को, उसी ज्ञान को हमें क्या करना है, डिजिटल वर्जन में प्रोवाइड कराना है, क्योंकि अब सब चीज़ क्या हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं। हम ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, डिजिटली पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान भारत मिशन को भी क्या होना पड़ेगा, भारत की विशाल ज्ञान संपदा को भी क्या होना पड़ेगा, डिजिटल होना पड़ेगा। तो उसी पहल का नाम क्या है, ज्ञान भारत मिशन है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार के 145वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। प्रदर्शनी भारतीय विरासत वास्तुकला के माध्यम से, ये क्या थी, प्रदर्शनी थी, जहाँ पर ये राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया गया था। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, अब चूंकि महिलाएं हैं वो पंचायत में क्या बोल रहे हैं, पंचायत में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। उन्हें 33% आरक्षण मिला हुआ है पंचायत के अंतर्गत। तो उससे क्या हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, वो राजनीतिक नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रही हैं। तो मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत, तो महिला हितैषी ग्राम पंचायत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की ये पहल है। उद्देश्य क्या है, पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और ग्राम पंचायतों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाना। देखा क्या जा रहा था कि जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं वो क्या हो जाती हैं, वो अपने जो उनके पति होते हैं या पुत्र होते हैं, ये उनके अंतर्गत आ जाती हैं और उन्हीं के हिसाब से उनका काम सारा चलता है। पुरुष काम देखता है, प्रधानपति काम देखता है, महिलाएं केवल और केवल एक स्टाम्प उसकी भूमिका निभाती हैं कि उनका वास्तविक नेतृत्व कुछ नहीं होता है। वास्तविक नेतृत्व उनका केवल इतना होता है कि उनका नाम पंचायत के रूप में है, कि वो पंचायत की अधिकारी हैं या पंचायत की प्रमुख हैं। इसके अलावा उनकी भूमिका नहीं होती है। तो ये भूमिका को बढ़ाने के लिए और ग्राम पंचायतों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ये योजना लॉन्च की जा रही है। जलवाहक स्कीम, अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। तो जलवाहक स्कीम लॉन्च की गई। अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो, कार्गो मतलब सामान, जो सामान की आवाजाही करते हैं उनको कार्गो बोलते हैं। तो जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना, अब होता क्या है कि हमने समंदर के रास्ते यहाँ पे श्रीलंका को भेजना था सामान, हमने समुद्र के रास्ते भेज दिया, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमें गंगा नदी से, गंगा नदी, मान लो ये गंगा नदी है, ठीक, ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी से हमें क्या करना है, यमुना नदी से कोई सामान भेजना है। तो गंगा से यमुना में कोई सामान भेजना है, यमुना के किनारे कोई नगर है, जैसे मान लो आगरा है, तो आगरा में कोई सामान भेजना है हमें मथुरा से, तो हम क्या करेंगे, सीधे गंगा से यमुना में अपनी बोट उतार देंगे और सामान पहुंच जाएगा आगरा। तो अंतर्देशीय जलमार्ग इस तरीके का होगा ताकि देश की नदियों को आपस में जोड़कर हम क्या करें, एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचा दें। तो जलवाहक स्कीम क्या कर रही है, 15 दिसंबर 2024 को ये स्कीम लॉन्च हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलमार्गों के माध्यम से, अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से क्या करना है, कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना है ताकि रेल और सड़क मार्गों पर बोझ कम किया जा सके। सम्मिलित प्रावधान क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, 35% तक प्रोवाइड करवा रहा है केंद्र। इस योजना के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीआर जेट्टी कोलकाता। जीआर जेट्टी क्या है, जीआर जेट्टी वास्तव में एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जहाँ पर सामान की आवाजाही होती है। उन्होंने एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर आपका मान लो ये आपका जहाज है वो आके रुक गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इस सेंटर से सामान यहाँ पर लोड हो जाएगा और इस सेंटर से सामान रोड के रास्ते या रेलवे के रास्ते, रोड के रास्ते या रेलवे के रास्ते अन्य क्षेत्रों में पहुँचा दिया जाएगा। तो जीआरजेटी क्या है, जीआरजेटी एक पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट है। इस टर्मिनल पॉइंट पर सामान की आवाजाही होती रहती है और जीआरजेटी ये टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे, कोलकाता में। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 व 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत जीआरजेटी के माध्यम से, जीआरजेटी टर्मिनल पॉइंट के माध्यम से की गई। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीआरजेटी टर्मिनल पॉइंट कोलकाता से एमवी होमी भाभा और एमवी त्रिशूल नामक मालवाहक जहाजों को रवाना करके इस योजना का शुभारंभ किया था और योजना का नाम क्या था, जलवाहक स्कीम। अब हम लोग नवीन इंफ्रा, सड़क, पुल, प्लांट व अन्य चीज़ें देखेंगे जो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।